नमस्कार, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड एंड अनफिल्टर्ड। मैं हूं आपका होस्ट डीसी और इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ फ़नी, थ्रिलिंग और ड्रामेटिक कहानियां। ये कहानियां सच्ची हैं और शायद आपको अच्छी लगें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। एपिसोड 2, उड़ता तीर। तो आपने सुना ही होगा, आपने शायद कुछ सीखा होगा, पर हमने इससे कुछ नहीं सीखा था। अभी तो कोई और तीर लेने थे। चलो, आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ जो इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, जिनके साथ बहुत सारे किस्से या हादसे कहिए साथ में झेले हैं। रोहित ए मोटा, पैसे वाली पार्टी। रजनी उर्फ छोटा, द कॉशियस वन। ईशु उर्फ लंबू, द एक्सीडेंटल ट्रबल मेकर। और मैं उर्फ जाट, द फूड लवर। सालों से साथ में थे हम लोग। साल 2000 का था। इंजीनियरिंग कॉलेज का एक आम सा दिन था। प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। रोहित और रजनी मॉर्निंग बैच में अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देकर घर जा चुके थे। एटलीस्ट हमें तो यही पता था। मैं और लंबू 10 बजे वाले बैच में थे। अपना प्रैक्टिकल देने जा रहे थे। प्रैक्टिकल ख़त्म करके आराम से कॉलेज की कैंटीन में बैठ के चाय समोसे खा रहे थे। अच्छा, उस समय स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो दुनिया में कुछ भी हो जाए हमें 1-2 दिन बाद ही पता चलता था। शायद ज़िंदगी स्लो थी, पर बड़ी ही शांत थी। तभी शांति को भंग करता हुआ बदहवास सा अमित कैंटीन में आया और बोला, तुम यहाँ मज़े ले रहे हो और तुम्हारे दोस्तों को पुलिस पकड़ कर ले गई, चलो। मैंने कहा, कौन से दोस्त बे, नाम तो बता, क्योंकि हमारे ऐसे कोई दोस्त ही नहीं है जिनका पुलिस का लफड़ा हो। वो बोला, और कौन से दोस्त, रोहित और रजनी। लंबू बोला, मजाक मत कर, उन्हें तो पुलिस गवाही के लिए ना बुलाए, अरेस्ट क्यों करेगी। अमित सीरियस लग रहा था और उसने हमें कन्विंस कर लिया था कि रोहित और रजनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और हमें पुलिस चौकी जाना चाहिए। उड़ता तीर नहीं, इस बार हमें ब्रह्मास्त्र लेना था। तो मैं और लंबू चौकी जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, माता की चौकी तो कई बार देखी थी, पर मथुरा में पुलिस चौकी पहली बार देखने वाले थे। मूवीज आपका दिमाग खराब कर देती हैं, जहां दिखाते हैं कि पुलिस को स्टूडेंट के धरने से कोई फर्क पड़ता है। असल बात यह है कि पुलिस को छोटे मोटे स्टूडेंट धरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो करीबन 11 बजे के आसपास हम चौकी पहुंच चुके थे। वहाँ एक छोटा सा धरना भी चल रहा था, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें लगा रजनी और रोहित ने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पुलिस के आगे धरना लग रहा है। हम 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट धरने से अलग एक कोने में खड़े थे। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि रोहित और रजनी को शायद पुलिस ने अरेस्ट किया होगा, शायद वो इसी चौकी में होंगे, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहाँ पर एक हवलदार खड़ा था। उससे बात की। उसने बताया कि कुछ नहीं, केआर कॉलेज के कुछ लड़कों को अरेस्ट किया है। बड़ा ही फ्रेंडली बंदा था वो। तभी उस चौकी के गेट पर वहाँ के दरोगा की जीप आकर रुकी। जीप का सायरन चालू था तो बहुत जोर का हंगामा हो रहा था। उसी जीप में से भड़कता हुआ दरोगा निकला और भीड़ को हटाने लगा। असल में चौकी का गेट एक भीड़ी सी जगह थी, तो वहाँ से जीप आगे निकल नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे धरना दे रहे थे और एक कोने पे हम लोग खड़े हुए थे। तभी दरोगा हमारी ओर आया, वहाँ से जाने को बोला। तो दरोगा, उसके सामने मैं और मेरे पीछे लंबू। लंबू हमेशा से ही पीछे से बैठकर बड़े बड़े कांड कर देता था और उसे पता भी नहीं चलता था। आज भी लंबू कांड करने वाला था। दरोगा ब्रह्मास्त्र था, पर उसको चलाने वाला लंबू था। लंबू ने उस भड़कते हुए दरोगा को बोला, सर एक बात तो सुन लीजिए। दरोगा गुस्से में बोला, बात क्या है, चल भाग यहाँ से। लंबू नहीं माना, फिर बोला, सर आप सुनो तो सही। दरोगा बोला, भाग जाए यहाँ से। ब्रह्मास्त्र चलने वाला था। लंबू से मोटिवेट होके मैंने भी जोश जोश में वो बात कह डाली जो लंबू कहना चाहता था। मैंने बोला, अरे सर जी, हमारे दोस्त तो केआर कॉलेज के हैं ही नहीं, उन्हें क्यों अरेस्ट किया है। बस ब्रह्मास्त्र चल चुका था। इतना सुनकर दरोगा पता नहीं क्यों आग बबूला हो गया। उसने सामने से मेरे मुंह पर एक मुक्का मारा और बोला, तू तो हट ही नहीं रहा है, बड़ा नेता बन रहा है, चल अंदर। और इसके साथ उसने मुझे भी चौकी के अंदर ले लिया। कुछ ही मिनटों में मैं चौकी के बाहर से चौकी के अंदर पहुंच गया। बड़ा गजब प्रमोशन था। वो छोटा सा कॉन्वर्जेशन मुझे आज भी याद है। एक एक शब्द याद है मुझे, भूल नहीं पाता हूँ। वो फ्रेंडली सा हवलदार कहानी में वापस आया। उसका नाम था प्रेम सिंह। बड़े ही प्यार से बोला, चल अब तू अपने दोस्तों के साथ अंदर आराम से बैठना। मैंने बोला, आपको तो पता है
मुझे तो फालतू में ही पकड़ लिया, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। प्रेम सिंह बोले, अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर अंदर रखेंगे और फिर थोड़ी सी कार्रवाई करके छोड़ देंगे, टेंशन मत ले। मुझे लगा शाम तक मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, घर वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा, तो बात सज जाएगी। क्योंकि देखो हम आते हैं मिडिल क्लास से, और मिडिल क्लास के लिए पुलिस से रिलेटेड कोई भी मैटर बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम होता है। उनको चाहिए ही नहीं कि पुलिस की कोई बात हो, पुलिस से कुछ नहीं लेना देना। अंदर जाकर देखा तो रोहित और रजनी एक कोने में मुंह लटकाए बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं बड़ा खुश हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया। चौकी अंदर से छोटी सी थी, ऐसा लग रहा था कि यूपी सरकार ने पुरानी सी कोई हवेली किराए पर ली है या मानो कब्जा ही कर लिया हो। वहाँ एक बड़ी सी बेंच के पास 10-12 लड़के बिठा रखे थे उन्होंने, जिसमें अब हम तीनों भी शामिल थे, रोहित, रजनी और मैं। मोटे ने मुझसे पूछा, तू हले हंस क्यों रहा है? मैं बोला, अगर तुम लोग यहाँ नहीं होते तो मेरा तो बहुत बड़ा पोपट हो जाता। मोटे को बात समझ में नहीं आई। आप लोग तो शायद समझ ही गए होंगे ना। मोटे ने धीमी आवाज में मुझे सारी बात बताई। तो हुआ क्या था कि केआर कॉलेज की गर्ल्स एक प्रोटेस्ट कर रही थी और किसी पत्रकार ने उस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ लिख दिया था जो शायद लड़कियों को अच्छा नहीं लगा था। बस फिर क्या होना था, उन लड़कियों के दोस्तों ने उस पत्रकार को पीट डाला, उसका ऑफिस भी थोड़ा तोड़ फोड़ दिया। पत्रकार ने पुलिस में रिपोर्ट लगा दी। पुलिस उन लड़कों को ढूंढने में लगी थी और पुलिस को पत्रकार के सामने उन सारे मुजरिमों को पेश करना था। इसके लिए पुलिस ने कुछ कॉलेज जाने वाले लड़कों को पकड़ लिया था। मजे की बात यह है कि जिस लड़के ने सारा कांड किया था वो वहीं पे बैठा था चौकी में। पुलिस उसे पहले ही पकड़ चुकी थी। पुलिस को तो बस अपनी गिनती दिखानी थी। पुलिस चाहती तो हमें छोड़ सकती थी। मैंने छोटे से पूछा, तू क्यों इतना उदास बैठा है भाई? छोटा बोला, मैंने मोटे से मना किया था कि केआर कॉलेज वाला रास्ता नहीं लेते, पर ये माना ही नहीं। मोटा बोला, अगर तुझे सपना आया था कि आज हम यहाँ बैठे होंगे तो पहले ही बता देता, क्यों लेता मैं वो रास्ता? बस ये सुनकर मैं पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा और समय बीतता रहा। प्रेम सिंह ने हमारी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी। उसने बताया था कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा पेपर वर्क करेंगे और छोड़ देंगे। तो कॉन्फिडेंस तो था कि यहाँ से तो निकल ही जाएंगे, बस थोड़ा टाइम का मामला है, कहीं घर वालों तक बात ना पहुँच जाए। पुलिस वालों ने काफ़ी आदर सत्कार किया था, अंदर बिठा के चाय भी पिलाई थी और बोला था कि अगर तुम्हें बाहर से कुछ चाहिए तो चाय वाले को पैसे दे दो, ये ले आएगा। 2 बज रहे थे, भूख भी लग रही थी, तो मैंने और मोटे ने एक एक समोसा कचौड़ी मंगा लिया था। रजनी ने कुछ नहीं मंगाया था, उसका मन नहीं था, दुनिया ही लुट गई थी उसकी। उसको टेंशन थी कि अब घर वाले क्या बोलेंगे, बस अब जेल जाना ही बाकी रह गया था। टेंशन ये हो रही थी कि घर कब पहुंचेंगे। शाम के 6 बजे तक तो घर वालों को कोई टेंशन नहीं होती थी, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। एक बार घर पे शक्ल तो दिखानी होती थी कम से कम, उसके बाद फिर वापस निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब तो 5 भी बज गए थे। उस पत्रकार ने अपने अपराधी को भी पहचान लिया था, तो टेक्निकली हमें रिलीज़ किया जा सकता था। जहाँ हम बैठे थे वहाँ से चौकी का गेट दिखता था, तो पता चलता रहता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लंबू और 2-4 कॉलेज के दोस्त अभी भी हमारा बाहर इंतज़ार कर रहे थे। उनसे इशारों से थोड़ी बहुत बात हो पा रही थी। चौकी का सारा कम्युनिकेशन वहाँ के वॉकी टॉकी पर हो रहा था और हम सारे वो कॉन्वर्जेशन सुन रहे थे। मोस्टली उसमें यही सुनाई देता था, कप्तान साहब राउंड पर हैं और चौकी आने वाले हैं। हवलदार प्रेम सिंह ने बताया था कि जब कप्तान साहब आएंगे तब कार्रवाई आगे बढ़ेगी और तुम लोगों को छोड़ देंगे। तो अब बस हम वॉकी टॉकी पर कप्तान साहब के चौकी पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय कटता रहा और अब तो 8 बज गए। टेंशन होने लगी कि अब तो घर वालों को पक्का पता चल जाएगा। तभी बाहर से लंबू कुछ फ़ोन इमोजी वाले इशारे करने लगा। मुझे और मोटे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। वो हमें ये बताना चाह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे घर पे ऑलरेडी बता दिया है और तुम्हारे माँ बाप आने वाले हैं। करीबन 9 बजे देखा तो मेरे और मोटे के घर वाले पुलिस चौकी के सामने खड़े थे, दिख रहे थे हमें। मोटा तो कूल था कि अंकल आंटी आ गए, बट मुझे टेंशन होने लगी थी कि अब घर वाले जान ले लेंगे कि बस अब यही रह गया था, पुलिस केस। उन्हें पता तो कुछ था नहीं कि हुआ क्या है। हम फिर से वॉकी टॉकी वाले अपडेट पर ध्यान देने लगे। बहुत सारी चौकियों का राउंड लेते हुए कप्तान साहब रात को 10 बजे हमारी वाली चौकी पर आए। वो अपनी डेस्क पर आकर बैठ गए और हम सबको उनके सामने पेश किया गया। दरोगा ने अपना केस उनके सामने रखा और दिखाया कि कितनी मेहनत से उसने हम सब लड़कों को पकड़ा है और केस को रिजॉल्व किया है।
कप्तान साहब ने ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला, बस हाँ ठीक है सा इशारा कर दिया। प्रेम सिंह को बोले, इनसे मुचलका लिखवा लो और छोड़ दो। हमें सिर्फ छोड़ दो सुनाई दिया। मुचलका का तो मतलब भी नहीं पता था हमें लगा शायद माफ़ीनामे जैसा कुछ होगा। तो कार्रवाई के अनुसार दरोगा हमसे कुछ भी लिखवाने लगा। तब एक लाइन आई कि मुझे केआर कॉलेज के सामने से पकड़ा गया है। ये सुनकर मैं रुक गया और मैंने कप्तान साहब के सामने बोला, दरोगा साहब पर मुझे तो आपने चौकी के सामने से पकड़ा है, मैं ये कैसे लिख दूं? दरोगा फिर भड़क गया, बोला तेरा सच तो मैं लिखवाऊंगा, तू साइड में आ जा। तभी प्रेम सिंह ने मुझे इशारा किया और बोला, कुछ नहीं होगा, तुम लिख दो और घर जाओ, सच के चक्कर में मत पड़ो। मैंने अपने पिताजी की ओर देखा और उन्होंने भी हाँ बोल दिया था कि हाँ लिख दो, अब जो कह रहे हैं वो कर दो, चलो यहाँ से। घर वाले ऐसी नज़रों से देखने लगे थे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्हें पूरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस चौकी जाना उनके लिए ही बहुत बड़ी बात थी, पर बाद में समझ गए थे कि हमारी कोई गलती नहीं थी। अब मैटर पत्रकार का था और केस भी रिजॉल्व हो गया था, तो हमें पक्का पता था कि न्यूज़पेपर में खबर तो आएगी और हमारा नाम भी पक्का आएगा। रजनी वो लोकल न्यूज़पेपर ढूंढ लाया जिसमें वो खबर छपी थी और उस खबर में नाम लिखे थे हमारे। नाम थे रजनी, रोहित और दिनेश। रजनी और रोहित को आज तक इस बात का दुख है कि न्यूज़पेपर में मेरा नाम गलत छपा था, दीपेश की जगह दिनेश छपा था। तो ये थी मेरी कहानी उड़ता ब्रह्मास्त्र, जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि ज़िंदगी कभी कभी आपको उन रास्तों से ले जाती है जहाँ जाने के बारे में आप सोचते भी नहीं हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली बार एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मज़े कीजिए और उड़ते तीरों से सावधान रहिए।